हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनियर। आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं लेकर आया हूं। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे बहुत टाइम से बातें हो रही हैं और मैं भी बहुत टाइम से वीडियो बनाते आ रहा हूं। हमें ये भी पता है कि इसमें कोई गोल्ड इन्वॉल्व नहीं है और ना ही सरकार ने कोई गोल्ड रखा हुआ है जिसके अगेंस्ट वो हेज करके हमें कल को पैसा दे। तो ऐसे ही ट्विटर पे घूमते घूमते मुझे ये पेज मिला जिनका नाम है इंडियन स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। ये काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट था और इतना इंट्रीगिंग था कि मेरा मन कर गया इस पर वीडियो बनाऊं। आजकल सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी काफी हॉट टॉपिक बन रखा है। काफी लोग अगेंस्ट हैं, काफी लोग उसी के साथ चलेंगे, काफी लोग कहते हैं हमें तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक्चुअली है क्या, पर्पस क्या है और ये बैक किससे करता है। तो इस आर्टिकल के पहले मैं ट्वीट के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि सरकार को ओवरऑल कितना कॉस्ट लगा होगा पहला ट्रांच सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बनाने में। वो अराउंड लिखा है 15%, मान लो उनको 15% कॉस्ट पड़ी है पहला सीरीज पहला ट्रांच चलाने में। फिर इस ट्वीट में ये भी मेंशन्ड है कि कोई सिमिलर टेन्योर का कोई नॉर्मल बॉन्ड अगर सरकार ने चलाया होता, जब से 2015 से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड चला है सेम 5 सालों में, तो उसका कॉस्ट सरकार को अराउंड 7% पड़ा। तो यानी कि डबल पड़ गया सोवरिन गोल्ड बॉन्ड चलाने का। और जो सेकंड ट्रांच चलाया या सेकंड सीरीज चलाई है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की नवंबर 2015 के बाद, उसका जो इशुएंस, उसका जो कॉस्ट है वो सरकार को और भारी पड़ा। इसका मतलब है, यहां लिखा है कि इससे ये तो साफ साफ दिखता है कि ये एक रिस्क है जिसमें अनहेज्ड स्कीम, यानी कि जब आपका कोई गोल्ड नहीं रखा हुआ है बैक कर रहे हैं जिसके हिसाब से ये लोग हमें कल को पैसे देंगे। तो आइए इस आर्टिकल पे पढ़ते हैं। इनका आई थिंक कैंडिड ओपिनियन है, काफी डिटेल्ड है, तो डिस्कस करते हैं बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये इनकी वेबसाइट है जहां पर लिखा है व्हाई सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम नीड्स अ रिव्यू, यानी कि जो जो पॉलिसी जो जो टर्म्स पे अभी चल रहा है मे बी इससे इनको चेंज करना चाहिए, सरकार को शायद चेंज करना चाहिए अगर वो उसे बढ़ोतरी की तरह देखना चाहती है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली थोड़े फैक्ट से। यहाँ लिखा है कि इंडिया जो है सिर्फ 0.1% ग्लोबली जो गोल्ड है उनको माइन करता है, लेकिन उसका 25% शेयर है डिमांड पे एनुअली। इससे क्या होता है कि हमारे करंट अकाउंट, जिसको मैं बार बार बोल चुका हूं, करंट अकाउंट कैट अकाउंट पे बहुत जोर डलता है और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स में भी आपको पता है यूएस डॉलर में ट्रेड करना पड़ता है। एनुअल यूनियन बजट यानी कि 2015 में सरकार ने यह सोचा था कि गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेचा जाए जिससे हमारे गोल्ड की जो इंपोर्ट से कम हो जाए, यानी कि कैट अकाउंट पे जोर कम पड़ जाए। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है? वो सिक्योरिटीज एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिसमें यूनिट्स यानी कि ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ता है कुछ इश्यू प्राइस कैश में, मतलब जैसे भी डिजिटल फॉर्म में, और उनको बॉन्ड्स मिलता है जो कि कैश की तरह हम उसे रिडीम कर सकते हैं मैच्योरिटी के समय, जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से। एसजीबी इसमें लिखा है एक काफी बड़ा बेटर अल्टरनेटिव है इन्वेस्टर्स के लिए जिनको गोल्ड की तरफ देखना है। ये ध्यान दो कि जो इन्वेस्टर को सब कुछ पता होगा कि गोल्ड क्या है, अगर उसको उसके बारे में पता होगा तो वो समझ जाएगा कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में कोई गोल्ड नहीं है, वो सिर्फ गोल्ड का शब्द यूज किया गया है क्योंकि उसके प्राइस के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी और सब कुछ पैसे मिलते हैं। तो इस स्कीम के अंडर ऐसा कहा है कि ना ही सिर्फ कि आपका रिस्क और कॉस्ट जो होता है स्टोरेज का वो खत्म हुआ है, इसमें क्या है कि इन्वेस्टर्स को एक कूपन मिलता है। कूपन यानी कि मान लो इंटरेस्ट, जो कि अभी 2.5% सेमी एनुअली करके मिलता है, यानी कि 1.25% हर 6 महीने में। इसे थोड़ा और बेटर करने के लिए इन्वेस्टर्स को क्या लालच दिया कि पूरा टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, जो जैसे कैपिटल गेन होता है, आप जो कमाते हो उस पे पूरा टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इससे क्या है, इस स्कीम से जो सरकार है उस पे जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको ये लोग कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में शायद ठीक से नहीं सोचा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल गोल्ड इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैक नहीं है और ना ही सरकार उसको हेज कर रही है। यहां पर यह भी मेंशन्ड है कि ये नीति आयोग वटल कमेटी की एक रिपोर्ट है, काफी डिटेल्ड है, पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। इसमें रिसेंट रैली जो गोल्ड की प्राइसिंग की हुई है, आपको पता है 2020 में कितना क्रेजी हुआ है, तो इसमें रिस्क तो पक्का सरकार की तरफ ज्यादा है, हमारी तरफ ये कम है कि हमने पैसा डाला और अगर मिल गया
तो हमारा ज्यादा अच्छा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन इससे ये हो सकता है कि सरकार वापस जाए और कुछ चेंजेस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम पर लेकर आए। देयर इज सर्टेनली अ चांस कि ऐसा हो, बट ये आई थिंक ये ऑथर का कैंडिड ओपिनियन है, सो वी आर नॉट श्योर इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो यहां कह रहे हैं कि अभी तक ऑलमोस्ट 40 टन ऑफ गोल्ड इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज बेच चुकी है सरकार इस स्कीम के अंडर। 40 टन मान लो गोल्ड इंपोर्ट नहीं करवाया, वो सारा ये डिजिटल पेपर फॉर्मेट में बिक चुका है, इतना सारा। तो यहाँ पर अभी आगे बताएंगे हमें अलग अलग प्राइसेस के बारे में कि कब से कब क्या था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये लिखा है कि जो बॉन्ड का टेन्योर है पूरा 8 साल है। अर्ली रिडेम्पशन जो है फिजिकल बॉन्ड की, वो 5th ईयर से आप शुरू कर सकते हो, जब आपने खरीदा उससे 5वें साल से शुरू कर सकते हो। कंसिडरिंग कि जो फर्स्ट ट्रांच है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का वो 2015 में इश्यू हुआ था, तो सिक्योरिटीज जो होंगी, इसका मतलब है 5 साल ऐड करो तो नवंबर 2020 यानी कि इस साल नवंबर से रिडेम्पशन जो है शुरू हो जाएगा। इस ट्रांच के लिए ये अज्यूम करने के बाद भी कि गोल्ड का प्राइस ना इंक्रीज हो, यानी कि जितना अभी चल रहा है मान लो इसके ऊपर ना जाए, जो एनुअलाइज कॉस्ट सरकार को पड़ी है इंक्लूडिंग वो कूपन की जो पेमेंट हम लोगों के देंगे, वो पड़ी है उनको 15%, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था। इसका मतलब है कि सरकार जो है वो 750 बीपीएस जो पॉइंट्स होते हैं वो उसके ऊपर पे कर रहे हैं। अगर यही चीज आप कंपेयर करते हो एक नॉर्मल बॉन्ड से, तब की बात कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अगर नॉर्मल बॉन्ड को भी 2015 में खरीदा होता किसी ने, या फिर मान लो ऑफर करा होता सरकार ने और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ऑफर करा होता, तो उस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर सरकार को 750 बीपीएस एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स। ये जो ओवरऑल कॉस्ट इन्होंने बताई है वो सेकेंड ट्रांच से कम है, यानी कि सेकेंड ट्रांच में जो ओवरऑल कॉस्ट है सरकार को वो और ज्यादा पड़ी, क्योंकि जो सेकेंड ट्रांच था उसमें गोल्ड का प्राइस जो था वो फर्स्ट ट्रांच से कम था। इसका मतलब है कि फिस्कल पे इशू आ सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर इतना गोल्ड इंपोर्ट करा होता तो कितने पैसे लगते, और अगर ये गोल्ड ने जो रैलियां करी हैं पिछले लेट्स से 5 साल में, उसमें जो रिटर्न सरकार को देना पड़ रहा है वो वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर जो गोल्ड इंपोर्ट करवाते उसका जो लोड है वो ज्यादा होता। तो ये काफी डिबेटेबल है और आपको चेक भी करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारा स्टेटिस्टिक्स उसमें जरूरत है। तो यहां पर ये मेंशन्ड है कि एक आर्ग्यूमेंट हमेशा होती है कि आरबीआई जो है वो गोल्ड रखती है फॉरेक्स रिजर्व की तरह। वो तो है ही, आरबीआई सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड होता है, वो सबको पता है, हर एक देश के पास मोस्टली होता है, हेज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो जो है वो एसजीपी का जितना अमाउंट इकट्ठा हुआ है, मान लो अगर हमारे देश के आरबीआई में मान लो हमारे सेंट्रल बैंक में 600 टन गोल्ड है, और यहाँ पर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है सिर्फ 40 टन गोल्ड के अगेंस्ट हुआ है, तो वो तो ऑब्वियसली लोग सोचेंगे वाह आरबीआई के पास 600 टन है तो आरबीआई 40 टन का कुछ बेच बाच के बाकी जो इन्वेस्टर है उनको पैसा दे देगी और सरकार कहेगी कि ये हमारे लिए कर दो क्योंकि ये शायद भारी पड़ेगी हमें स्कीम। बट क्या है कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो आर्ग्यूमेंट है उसमें मेरिट नहीं होता, क्योंकि काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आप ऐसे डायरेक्टली आरबीआई को सरकार जाके शायद ये तो नहीं बोल सकती कि मेरी ये स्कीम पर मुझे और ज्यादा ही बोझ पड़ गया, तो प्लीज अब अपना गोल्ड का जो रिजर्व है उसको कम करके बेच के जरा देखो और हमें थोड़ा मदद हो जाएगी। ये तो है ना, थोड़ी हैरानी की बात। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ऑथर के जो मुझे कवर करने का सोचा, मैंने कहा कवर कर देता हूँ। तो पहली चीज उन्होंने बताई है वो ये है कि जो होल्डिंग पीरियड होता है गोल्ड का, ठीक है, वो है डायरेक्टली जो एसजीबी का टेन्योर है उस हिसाब से नहीं होता है। मान लो अगर लेट्स से रिजर्व्स ने इतने टाइम के लिए रखा और थोड़े टाइम बाद बेच दिया, जब उनका जो टारगेट हुआ या फिर जब उनको जरूरत पड़ी बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जब लोगों ने एसजीबी खरीदा वो सेम सेम साथ साथ नहीं चलता है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं ये कि हाँ, तो मान लो एक के पास क्या कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रिडेम्पशंस आती हैं एंड ऑफ द ईयर। इस साल मान लो कि खूब पैसा सरकार को देना पड़ रहा है बिकॉज एसजीबी लोगों का रिडीम हो रहा है, लोग रिडीम कर ले अर्ली मैच्योरिटी के समय। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई जो है वो लिक्विडेट करेगी एक इक्विवेलेंट अमाउंट, यानी कि जितना लोगों का
लोग अपना गोल्ड बॉन्ड को वापस मैच्योर करने के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई उतने अमाउंट का गोल्ड को रिडीम कर देगी या फिर बेच देगी, ठीक है। इसका मतलब है कि द गोल्ड विच कंटिन्यूज टू बी विद आरबीआई में गो डाउन इन वैल्यू एज वेल इन द फ्यूचर, क्योंकि अगर उन्होंने उसको बेच दिया, इसका मतलब है जो उनकी करंट पोजीशन है उसमें भी तो उनके बुक्स के हिसाब से जो वैल्यू होगी गोल्ड की कम होती रहेगी, ठीक है। जहां पर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने गेन्स के लिए कर दिया बुक, और वहां पर आरबीआई की जो गोल्ड रिजर्व है वो कम हो गया। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो मेंशन किया गया है। फिर सेकंड पॉइंट ये है जो कि कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जो एलोकेशन है गोल्ड का फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से, वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है जो आरबीआई लेती है, ताकि जो भी वो उनका रिस्क होता है उसको हेज कर सके। पता ही आप लोगों को गोल्ड कितना बड़ा हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड मेनी थिंग्स। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से पहले भी आरबीआई जो है पहले से गोल्ड को रखती थी और जो भी रिटर्न्स है उससे अपना मैनेज करते थे, ठीक है। Doing a mental mapping that government gains an equivalent amount from RBI's gold holdings doesn't factor in the opportunity costs of the investment। तो ये बात तो सही नहीं बैठती है कि सरकार को अगर चाहिए होगा हेज करने के लिए तो वहां पर आरबीआई कहेगी हाँ भाई ले लो। ये जो गेन्स हैं इनको सरकार को पास करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ये बिमल जलन कमिटी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के हिसाब से चलता है, जो कि अलाउ नहीं करता है रीइवैल्यूएशन गेन्स। अच्छा, रीइवैल्यूएशन गेन्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट। तो ये जो है ये अलाउ नहीं करते हैं कि जो भी मान लो गोल्ड में जितना उन्होंने कमाया होगा वो जो प्रॉफिट है वो सरकार को नहीं दे सकते, एज पर ये जो फ्रेमवर्क है बिमल जलन कमिटी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। थर्ड पॉइंट, इन केस अगर कहते हैं कि एक फ्रेमवर्क सेट भी करते हैं जिसके अंडर आरबीआई या कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी होती है उसे क्या कहते हैं गोल्ड को रखना पड़ेगा जितना लोगों ने एसजीबी खरीदा है। इसमें क्या होगा, क्या बात तो सेम होगी लोगों को। इसका मतलब है जब सरकार कह रही है कि आप गोल्ड मत लो, इसका मतलब है इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। लेकिन अगर कुछ फ्रेमवर्क कुछ ऐसा सेटअप होता है जिसमें जितना लोग एसजीबी ले रहे हैं उसके अगेंस्ट गोल्ड रख रहे हैं जैसे कि डिजिटल गोल्ड, तो इसका मतलब है कि कुछ डिफरेंस ही नहीं हुआ। आप सिंपली गोल्ड लेकर उसको हेज करने के लिए ले रहे हो, लेकिन यहां पर क्या डिफरेंस आता है कि यहां पर रिटेल नहीं वो गोल्ड ले रहा है, इंस्टीट्यूशन बैंक आरबीआई सरकार वो ये गोल्ड लेगी और उसको हेज करने के लिए ले रही है। कंज्यूमर लेवल पे ये चीज नहीं पहुंच रही है, बेसिकली गवर्नमेंट एंजॉय करेगी उसके बेनिफिट्स, बट रिटेल उस पे वो गोल्ड अवेलेबल नहीं होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी जो मुझे लगा एक बात करने की जरूरत है इसमें। तो इसमें ये लिखा है कि जो फिजिकल रिस्क एसोसिएटेड है, ये फिजिकल रिस्क ही है। अगर आपका जो एनुअल कॉस्ट टोटल कॉस्ट जो बन रहा है वो 15% ज्यादा बन रहा है नॉर्मल बॉन्ड से, या फिर 750 बीपीएस जो है वो ज्यादा बन रहा है नॉर्मल बॉन्ड से, तो इसका मतलब है कि कहीं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ने पैसे ये बचाए कि शायद इंपोर्ट्स में बच गए। बट ये देखने की बात है कि दोनों में से बेटर कौन सा परफॉर्म करता है सरकार के हिसाब से। तो यहां लिखा है कि जो स्कीम है वो doesn't seem a scalable solution to financialization of gold and commands a review। अच्छा, तो जिस तरीके से सरकार ने शायद ये सोचा था, जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर आए थे कि लोग अपना जो गोल्ड खाली ऐसे पड़ा रहता है कबर्ड में उसको लेकर आके एक तरीके से कुछ प्रोडक्टिव बना दे, प्रोडक्टिव एसेट। उसी तरीके से जैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्होंने ये सोचा कि लोग शायद अपना इंपोर्ट्स हमारा कम करवा दें, जो कि थोड़ा थोड़ा तो पास्ट में कम हुआ था, बट वो देखना है कि लोड किस तरफ ज्यादा पड़ता है। और इससे ये चांस हो सकता है जब इस साल लोगों की मैच्योरिटी पूरी होगी और लोग रिडीम करेंगे अपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को, तो उन लोगों को सरकार को थोड़ा क्या पता लगे कि ये तो सही जगह नहीं जा रहा है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। बिकॉज करेंसीज भी वीक हुई हैं, और सिर्फ करेंसीज वीक नहीं हुई है, बाई चांस गोल्ड का प्राइस भी चेंज हुआ है, दोनों चीजें हुई हैं, बट इन्फ्लेशन भी साथ साथ आपका चलता रहता है। तो यहाँ पर इशुएंस की बात करते हैं, ठीक है। 2015 में जैसे मैंने बताया पहला आपका सीरीज आया था, तब एक ग्राम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस था 2684, यानी कि 26,840 रुपए में आपको 10 ग्राम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड मिल जाता था। और उस साल अराउंड 9,13,570 यूनिट्स यानी कि इतने ग्राम
गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में बिके थे। इस मतलब सरकार ने इतना तो इंपोर्ट से बचा लिया, बट इंपोर्ट जितना भी हो रहा है उसमें से जो यूटिलाइजेशन हो रही है वो अलग चीज है। अब उस ट्वीट में और आर्टिकल में भी मेंशन था कि ये 15% जो एनुअल जो कॉस्ट पड़ी है सरकार को, वो थी सिर्फ 2015 के पहले सीरीज के लिए, और तब आपको प्राइस दिख रहा है 26,840। अब 2016 में जो नेक्स्ट सीरीज शुरू हुई थी, जो नेक्स्ट ट्रांच शुरू हुआ था, उसमें आपका प्राइस हो गया था 2600 रुपए, यानी कि गिर गया यहाँ पर। और 2015 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो ये हम कह सकते हैं कि लोग धीरे धीरे जानना शुरू कर रहे थे कि ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब भी इसके बारे में समझ रहे थे कि ऑफर कैसे करेंगे, एक सेटअप कर रहे थे सिस्टम जिस हिसाब से चले। तो उस समय भी अगर 9 लाख ग्राम बिक चुका है, वो भी बहुत बड़ा वैल्यू है। बट 2016 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2600 हो गया था प्राइस, क्योंकि 840 रुपए या 8400 रुपए पर ग्राम गिर गया, सॉरी, हाँ, तो फिर आपका प्राइस 26,000 हो गया। तो यहाँ 28,70,000 ग्राम या यूनिट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बिका है। अगर ये 15% लोड था तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि चांसेस ये हैं कि 3 गुना, यानी कि शायद 45% का आ सकता है एनुअल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सरकार को। ये जस्ट रैंडम नंबर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से 15 को, और इसमें कोई कैलकुलेशन बेस नहीं है, बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें और ऐड होती हैं जिस हिसाब से एनुअल कॉस्ट जो है वो सरकार की डिराइव होती है। बट यहाँ आप देख सकते हैं ये सारा डेटा 2015 से लेके कैसे प्राइस चेंज हुए हैं और कैसे लोगों ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करा है। यहाँ 35 लाख ग्राम भी मुझे दिख रहा है, जो कि आई थिंक हाईएस्ट वैल्यू है टिल डेट, एंड दिस वाज फ्रॉम 2016-2017। तो ये करते करते हमारा प्राइस आप देख सकते हो 2680 के बाद भी नीचे गया है, ऊपर जाकर नीचे गया है। बट अगर हम अभी की बात करें, जैसे ये सीरीज 3 आई थिंक लास्ट मंथ का है, मे बी जून का, तो यहाँ पर प्राइस 4677 था, और फिर भी 23 लाख ग्राम या यूनिट के अगेंस्ट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बिके हैं। तो टोटल अभी तक का 3,76,83,280 ग्राम्स, तो दिस इज 37 टन, 37 टन सोने के बराबर के सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बिके हैं अभी। ये आर्टिकल बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा ये पढ़ने में, बिकॉज इससे हमने काफी चीजें समझी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जितना हमारे लिए शायद बेनिफिट हो सकता है, उतना शायद सरकार के लिए बेनिफिट ना हो। एक रिस्क हमेशा रहता है। लोगों ने कमेंट करा मेरे वीडियो पे, ये बोला है कि ऐसा टाइम बताओ जिस दिन आरबीआई या सरकार ने मुंह फेर लिया हो किसी भी स्कीम से रिलेटेड। अब अगर कभी नहीं उन्होंने मुंह फेरा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे कभी फेर नहीं सकते हैं। सी, मैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का इन्वेस्टर हूं, मैं उसके साथ साथ भी बोलता हूं और मैं उसके अगेंस्ट भी बोलता हूं। मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं फिजिकल गोल्ड में बिलीव करता हूं और मैं फिजिकल गोल्ड को होल्ड करता हूं। उसके बाद मैं बोलता हूं कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को देखो। कई लोगों का कमेंट आया कि 5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर दें। मैं साफ मना कर दिया, मैंने कहा नहीं करना। उस समय लगेगा कि भाई ये खुद तो ले रहा है, क्यों नहीं हमें बोल रहा है ना ले, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि आप फिजिकल गोल्ड में पहले लो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, सरकार पे लोड पड़ रहा है, आई डोंट नो अगर आप उसके बारे में सोचना चाहते हो या नहीं, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या सही है, राइट? सो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड मैं कहता हूं उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग फिजिकल में पैसा रख चुके हैं, क्योंकि आपको पता है स्टोर करता है वैल्यू। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मेंबर है पिंकू, शाउट आउट टू पिंकू, जिन्होंने मुझे एक अच्छा सा पर्सपेक्टिव दिया जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड था। यहाँ मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन की ही, तो ये inflationtool.com है। आई एम नॉट श्योर कि कितना सही है या कितना गलत है, बट मैंने यहाँ 10,000 रुपए प्लग इन किए कि अगर किसी इंसान ने 10,000 रुपए डाले होते 2015 में, तो 2020 तक वो क्या होता उसका। तो बेसिकली ये है कि 10,000 रुपए, अगर आपने मान लो 10,000 रुपए का कुछ सामान लेना था 2015 में, बट आपने कहा चलो बाद में लेते हैं, अब 2020 हो गया, तो वही 10,000 रुपए का सामान लेने के लिए आपको मान लो 13,000 रुपए निकालने पड़ेंगे। ये क्यों हुआ है, इतना क्यों, ये हमें ज्यादा क्यों निकालने पड़ रहे हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई होती है, आप सबको पता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने 10,000 रुपए अपने कबर्ड में रखे होते और आप 5 साल बाद उन्हीं 10,000 का कुछ सामान वही लेना चाहते जो आपने पहले सोचा था, तो आपको 10,000 में कोई नहीं देता। आपको वो बोलते कि भाई 13,100 रुपए लेकर आओ, मैं आपको वो सामान दे दूंगा। ये होगी महंगाई। अगर आपको स्टेटिस्टिक्स देखने हैं तो यहाँ पर टोटल इन्फ्लेशन, परसेंटेज, एवरेज, सब सीपीआई सब दे रखा है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट, यू कैन चेक दिस आउट एंड कैलकुलेट ऑन दिस बेसिस।
तो यहाँ पर आपका जो कबर्ड में 10,000 या बैंक के अकाउंट में जो सेविंग 3% पे था, उसने तो कहीं बीट नहीं करा इन्फ्लेशन को, उसने तो आपको कहीं नहीं रिटर्न दिया। तो यहाँ पर पिंकू ने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे बताया कि अगर आज के दिन आप एफडी करने जा रहे हो, ठीक है, इन्फ्लेशन मान लो 6 से 8% के बीच में, एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है मान लो 6 से 8 की जगह 5% है, तो आप वहां अगर पैसे डाल भी दिए आपने तो आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। उल्टा आपको जब आपका रिडीम करने का टाइम होगा तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको इन्फ्लेशन को दिमाग में रखना है, राइट। तो इस चीज में कोई इंसान स्टॉक में लगाएगा या जहां भी उसको लगता है जल्दी पैसा कमा सकता है वो वहां लगाएगा। वो ऑब्वियसली ऐसी जगह लगाएगा जहां पर 6 से 8% की जो एनुअल अगर इन्फ्लेशन है, एवरेज इन्फ्लेशन है, उससे ज्यादा उसको रिटर्न मिल सके। एटलीस्ट वो जितने का पैसा उसका उसका स्टोर करने का, एक पैसे को स्टोर करने का, करेंसी की वैल्यू को स्टोर करने का तरीका है मान लो कहीं और लगा देना, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को लेते हुए मैं एक बार आप लोगों को सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का ही बता देता हूं कि अगर 2015 में किसी ने मान लो 10,000 रुपए लगाए होते, तो अगर 10,000 रुपए लगाए होते सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे पहले ही, आज से 5 साल पहले, तो उसको 2684 के हिसाब से मिलता अराउंड 3.49 ग्राम्स, ठीक है। और अगर वही इंसान मान लो इस रेट पे रिडीम करता, ठीक है, अगर इस रेट पे रिडीम करता तो वो जो 3.49 ग्राम्स है उसके लिए उसको मिलता टोटल 5 साल में 16,330। अब मैंने अभी क्या बताया कि 10,000 क्या 13,000 रुपए आपको निकालना पड़ेंगे। तो अगर किसी ने 2015 में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में 10,000 रुपए डाले होते और इस साल मान लो अभी के रेट के हिसाब से वो रिडीम कर रहा होता, मच्योर हो रही होती उसकी 5 साल वाली अर्ली मैच्योरिटी होती, तो उस पे उसने टोटल 16,330 रुपीज कमाया होता। अब उस कमाए में से आप इन्फ्लेशन को डालोगे तो उसने इन्फ्लेशन के बाद उसने 6,330 रुपए कमा लिया। 10,000 का 10,000, 6,330 जो रुपए उसने कमाए हैं वो सारे पिछले 5 साल में गोल्ड की बढ़ोतरी। इसमें मैंने अभी जो 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट है उसको नहीं इंक्लूड करा है, तो उसको एक्सक्लूड करने के बाद उसने 6,330 रुपए कमाए 5 साल में। तो इन्फ्लेशन तो हो गई बीट, उसके ऊपर उसने कमा लिए लेट्स से अब 6,000 है और यहाँ 3,000 की बात हुई है, तो 6,000 में से आप 3,000 हटा दो तो अराउंड उसने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, ठीक है। 3,000 रुपए कमाए हैं सिर्फ, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 3,000 रुपए कमाए हैं 5 साल में, विदाउट थिंकिंग अबाउट 2.5% एनुअल इंटरेस्ट रेट जो मिलता है हमें सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो शाउट आउट टू पिंकू अगेन फॉर गिविंग मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जिसके बारे में मैं सोच सका, एंड मैंने सोचा ये आप लोगों के लिए भी एक परफेक्ट पॉइंट रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर काफी लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। 50,000 के ऊपर गोल्ड है, कई लोग सोच रहे हैं फिजिकल लें, डिजिटल लें, पेपर लें, तो हर एक का रिस्क एसोसिएटेड होता है। डिजिटल का ये होता है सर्वर इशू, आपका अकाउंट हैक हो गया, बट इन दी एंड गोल्ड तो देखो वॉल्ट में रहता है, तो ये चीज सेफ है। बट कोई और बेच दे आके वो अलग बात है, वो उसमें तो खैर नेटवर्क फेलियर्स एंड फिशिंग स्कैम्स ये अलग चीज है। फिजिकल में ये होता है कि आपको स्टोर करने के लिए आप ही लायबल हो, बैंक के लॉकर में रखे हो बैंक तो लायबल नहीं है, बट यस जहां भी रखते हो वो आपके हाथ में सिक्योरिटी प्योरिटी की बात। फिर रीसेलिंग के समय आपको बेचना है तो मेकिंग चार्जेस एंड ऑल। फिजिकल का ये प्रॉब्लम, पेपर एसेट का ये प्रॉब्लम है, इसमें जब गोल्ड ही नहीं है कल को दिवाला हो जाता है। अब बैंक्स जब हो जाता है उनका, तो वो क्या करते हैं जितने का स्टॉक उनका शेयर होता है लाइक इतना लेके खत्म करो, समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली सरकार इस पॉइंट पे, क्योंकि अभी तक मैच्योरिटी का पॉइंट नहीं आया है सरकार के लिए, वो पैसे नहीं निकाल पाए हैं, इस साल निकलेगा नवंबर से, तो हमें तब पता चलेगा कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक्चुअली कैसा है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है, इससे मुझे काफी लोगों के जो ओपिनियन पिछले हफ्ते में मिल रहे थे, मैं इससे काफी कुछ सीख पाया हूं, एंड आई होप आप लोग भी इस वीडियो के मदद से कुछ ना कुछ सीख पाए हो। आई नो थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, बट ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो इससे आपको समझ में आएगा कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का हम करें क्या और आगे लेना चाहिए या नहीं, ये सब आपको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। फ्राइडे को भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, एक अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाली है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा मैंने कौन सा हिंट वहां पे छोड़ा था, एक पोल रन कर रहा था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्लिक द बेल आइकन को क्लिक करें, साथ साथ कमेंट करें
आप जिस हिसाब से सोचते थे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को, क्या आपको लगता है कि सरकार अपने वादे पे अड़ी रहेगी और मैच्योरिटी के समय हमें पूरा पैसा दे देगी? इस साल जिन लोगों के 5 साल हो रहे हैं, उनको ये पता है कि अगर उनको फुल मैच्योरिटी तक वेट करना है तो उनके पास 3 साल और हैं, यानी कि 2023 2023। बाकी जो जो कर रहे हैं उनको 8-8 साल अपने उस पे ऐड करना पड़ेगा। अर्ली मैच्योरिटी 5 साल की है, फुल मैच्योरिटी 8 साल की है। आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो? कमेंट करके मुझे बताओ एग्जैक्टली व्हाट आर यू थिंकिंग, आपको ये वीडियो के बारे में क्या लगा और बाकी चीजें। शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो एनालाइज करते हैं, जो कि शायद हमें और अच्छा इनपुट भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज तो वही चल रही है धीरे धीरे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड फिर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और इसी मदद से कर रहा हूँ। तो ये जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना को बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब्सक्राइब करोगे, आगे लोगों को शेयर करोगे तो वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, उनको भी नई नई चीजें पता चलेगा कि करेंसी क्या चीज है। जो आपके कबर्ड में पैसे रखे हैं या फिर आपके अकाउंट में जो 3% 2.5% आपको सेविंग मिल रहा है, वर्सेस गोल्ड जो आपको फिजिकल डिजिटल पेपर में मिल रहा है, वो क्या चीज है। तो जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा, आई थिंक वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो इंडिपेंडेंसी होती है वो डिपेंडेंसी से हटेंगे, तो थोड़ा वहां पर भी अच्छा काम होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।